नमस्कार। इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन कुमार। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, लेकिन आज का दिन और ज़्यादा खास है। दरअसल आज ही के दिन 1857 की जो लड़ाई है, मतलब आज़ादी की जो पहली लड़ाई हम जिसे कहते हैं, उसकी शुरुआत, मतलब औपचारिक रूप से शुरुआत आज के दिन हुई थी। इसलिए हम आज झारखंड के 3 इतिहासकार कहें, इतिहास के शिक्षक कहें, रिसर्चर कहें, उनके साथ बैठे हैं ताकि 1857 में क्या हुआ था, उसको लेके क्या उसका इम्पैक्ट हुआ और झारखंड का उस आंदोलन में, या कहें कि उस स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा, इस पर हम चर्चा करें। इसके लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम कार्यक्रम की शुरुआत में स्वागत करेंगे मथुरा उस्ताद जी का। वरिष्ठ हैं और बहुत सारी इनकी किताबें प्रकाशित हो चुकी है। इसके अलावा आलम आरा जी का हम स्वागत करेंगे और बबीता जी जो रिसर्च स्कॉलर है, नई है, लेकिन इनका जो है, इनकी रुचि जो है आंदोलनों में, खासतौर पे जो पहली लड़ाई जो थी आज़ादी की, उसको के रिसर्च को लेके इनमें है। हम तीनों का स्वागत करेंगे और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले हम उस्ताद जी से ही करेंगे। डॉक्टर साहब, ये जो 1857 की जो लड़ाई है, वो अगर उसको, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में अगर हम जानना चाहेंगे तो आप तो बताने की कोशिश करें। 1857 ईस्वी का हम 2 चीज़ कह सकते हैं, विद्रोह और क्रांति। इतिहास की भाषा में विद्रोह कहते हैं और अभी हमारे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इसको क्रांति कहते हैं। सबसे पहली बात है कि प्लासी की लड़ाई के बाद भारत में जिस तरह से ब्रिटिश हुकूमत अपनी स्वार्थ के अनुसार अधिक से अधिक यहाँ से संसाधनों का दोहन के साथ शुरुआत की। पहले उन्होंने रेवेन्यू पर अपना अधिकार जमाया, फिर 7-8 साल के बाद प्रशासन पर अधिकार जमाया, फिर इलाहाबाद की संधि के बाद उन्होंने रास्ता बदल दिया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के बाद नई कई तरह की ब्रिटिश शासन की सुविधा के लिए नए टैक्स, लोगों से अत्यधिक जो भू संपदा था या फिर खनिज संपदा था, उसका दोहन शुरू हुआ जी। उसका कई कारण था। फलस्वरूप यहाँ के लोगों ने, विशेषकर यदि हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मेरठ, कलकत्ता, दिल्ली, कई ऐसे क्षेत्र हैं, खास करके उत्तरी भारत। और यदि हम छोटानागपुर की बात करें तो यहाँ पर जब संधि हुई तो सबसे पहले 1771 ईस्वी से ही हम लोग यह जान रहे हैं कि 1765 ईस्वी के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद, अंग्रेज़ों ने जिस तरह से अपनी नई नीति लागू किया, यहाँ के सभी गरीब जनता, जमींदार, सभी को परेशान। उसका एक ही वजह था, टैक्स। यहाँ के जो पहले शासन व्यवस्था था उसमें टैक्स नहीं थे, पगड़ी थी, या जो राजा था उसको फेस्टिवल के समय कुछ उपहार देने की परिपाटी थी। फलस्वरूप इसमें परिवर्तन आया और लोगों के पास पैसे नहीं थे, पैसे कमी थे, कोई आर्थिक वैसे कार्यक्रम नहीं था। सिर्फ साधारणतः यहाँ के जो जनजातीय लोग हैं वे सिर्फ स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र विचार से अपने को जीविका उपार्जन कर रहे थे। मतलब इसके परिणाम स्वरूप जो नई विपत्तियां ला दी गई। विपत्तियां कहाँ शुरू होती है? आर्थिक क्षेत्र से। यदि आपका शोषण करते हैं, अधिक कर लेते हैं, तो समस्या क्या होती है? वही लोग पलायन कर जा रहे हैं। चूँकि जमींदारी व्यवस्था थी, पहले 2 साला बंदोबस्ती, 3 साला बंदोबस्ती, 5 साला बंदोबस्ती, फिर 10 साला बंदोबस्ती। फलस्वरूप बाहर के लोगों को लाकर ठेका पर ज़मीन दी जाने लगी, जमींदारी बस होने। तो यहाँ के लोगों ने विरोध शुरू किया। इसलिए विरोध शुरू किया कि हमारा टैक्स देना नहीं है, बल्कि हमारी अस्मिता की लड़ाई थी, यहाँ के लोगों की अस्मिता की लड़ाई थी, जनजातियों की अस्मिता की लड़ाई थी। फलस्वरूप उन्होंने जो काम किया, उसके फलस्वरूप अंग्रेज़ों को नई नीति लाने के लिए विवश किया। कई तरह की पॉलिसियाँ आई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1857 के पहले जो शोषण किया, फलस्वरूप यहाँ के लोगों ने उसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से
उसका प्रतिरोध प्रतिरोध और वो हमको लगता है 1857 की जो क्रांति उससे पहले प्रतिरोध इस इलाके में शुरू हो चुकी थी। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि आप 1857 की क्रांति को जब देखते हैं, उसके नायकों को जब आप याद करते हैं, तो उसमें महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका थी। आप मतलब उंगली पे भले ही 5-10 हम गिनते हों, लेकिन बहुत सारी महिलाओं ने उसमें हिस्सा लिया था और लीड किया था। जी हाँ सर, बेशक अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो झांसी की रानी से हम लोग सबको जानते हैं, वो किस तरह से अपने पारिवारिक माहौल को चलाते हुए, अपने राजकाज को देखते हुए, बीमार पति को, छोटे बच्चे को देखते हुए वो कैसे अपने प्राणों की आहुति देती हैं, बच्चे को पीठ में बांधकर लड़ाई करती हैं। और उनके साथ उनकी सहयोगी झलकारी बाई थी, वो किस तरह से झांसी की रानी का रूप धारण करके उनको बचाती हैं और खुद ही शहीद हो जाती हैं। और इस तरह से हजरत महल है, राष्ट्रीय स्तर पर कई लोग ऐसे, कई महिलाएं ऐसी हैं, लेकिन झारखंड में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिसर्च हुआ नहीं है। लेकिन संथाल विद्रोह से पहले जब यहाँ पर आदिवासी विद्रोह हुआ था तिलका मांझी के समय में, वो तो 1857 से बहुत पहले की बात है, लेकिन लोक साहित्यों से पता चलता है कि तिलका मांझी की बहनें जब तिलका मांझी युद्ध में जाते थे तो वो उनकी मदद करती थीं गुप्त रूप से। फूलो झानो जो थी, जी फूलो झानो भी थी। जी। फूलो झानो के अलावा जब बाद में 1857 के पहले शेख भिखारी जब युद्ध कर रहे थे जंगलों में, तो उस वक्त डॉक्टर शीन अख्तर की किताब बागी की विरासत में लिखते हैं कि शेख भिखारी जब युद्ध के लिए जाते थे तो उनके गांव की महिलाएं, वो किसी भी धर्म की थी, हिंदू मुस्लिम दलित जो भी थी, वो सभी जाती थी भोजन पानी रसद लेकर के उनके लिए। और उनके लिए भी ट्रेनिंग सेंटर बनाई गई थी महिलाओं के लिए, ताकि वो भी स्वरक्षा भी कर सकें और अंग्रेज़ों से वो लोहा भी ले सकें। तो बेशक महिलाओं का योगदान था। हमारे यहाँ, हमारी पृष्ठभूमि में झारखंड में कोई इसके लिखित दस्तावेज नहीं है, लेकिन लोक साहित्य में, लोक गीतों में इसकी चर्चा है कि महिलाएं उसमें काफ़ी। जी हाँ बबीता जी, आप क्योंकि रिसर्च स्कॉलर हैं, मंगल पांडे को, क्योंकि उनका जिक्र किए बगैर ये जो क्रांति है वो अधूरी है, उसकी चर्चा, मंगल पांडे के बारे में थोड़ा बताइए। सर, जैसे कि हम लोग सबको जानते हैं कि मंगल पांडे भारतीय स्वतंत्र मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी में वो सैनिक थे। लेकिन जब 1857 की क्रांति से कुछ दिनों पहले तक जो उनकी छावनी थी मेरठ में, वहाँ पे देखा गया कि इसका तत्कालीन कारण बोला जाता है कि 1857 की क्रांति के तत्कालीन कारण मंगल पांडे ने इस बात को लेकर के विरोध किया, क्योंकि पहली बात तो थी कि उन्होंने जो कारतूस का यूज़ करवा रहे थे, भारतीय सैनिकों से जिन कारतूस का यूज़ करवा रहे थे उसमें चर्बी का उपयोग किया जा रहा था, जो कि भारतीयों में निषेध कहा जाता है। तो एक वो भी थी, और साथ ही साथ जो सैनिकों की स्थिति थी वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो उसको तत्कालीन कारण बना करके ये 1857 के विद्रोह हुआ था। मंगल पांडे उसके मील के पत्थर साबित हुए कि हाँ, उन्होंने एक क्रांति की आग जलाई और बाकी सारे लोग उसी में शामिल हो गए। 1857 का क्रांति का असर झारखंड में भी हुआ, बहुत ही बड़े पैमाने पर हुआ। हम लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि झारखंड में अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो भी विरोध शुरू हुए वो तब से शुरू हो गए जबकि अंग्रेज़ों ने झारखंड की भूमि पर पहली बार पैर रखा था। झारखंड हमेशा से जड़ जंगल ज़मीन से जुड़ा रहा है, वो खुद ही उपजाता है, खुद खाता है। टैक्स का यहाँ कोई, जैसे सर ने बताया, टैक्स का कोई यहाँ पे टैक्स के यहाँ पे किसी भी तरह का प्रावधान नहीं रहा है। यहाँ खुदकट्टी की व्यवस्था रही है जिसमें कि जंगलों को काटा जाता है और उसमें खुद भी खेती किया जाता है। तो टैक्स किसको देना है? जब हमने खेत बनाए हैं, हम उस पर खेती कर रहे हैं, तो हम टैक्स किसको दें? लेकिन जब अंग्रेज आते हैं, अंग्रेजों के यहाँ आने के बाद बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई। उन्होंने कहा कि यहाँ के जो ज़मींदार थे, जो मतलब राजा कहे जाते थे, अपने आप को राजा का पद देते थे, उनको उनके पद से हटा दिया गया। तो असंतोष की भावना तो थी। लेकिन 1857 का जो विद्रोह हुआ उसमें हजारीबाग में हमारे जो टिकैतुराव जी हैं उनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। टिकैतुराव जी ने हजारीबाग में, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी बात, जब 1857 की क्रांति की बात जब आती है, सर कहा जाता है कि ये राष्ट्रवाद का जो कॉन्सेप्ट है भारत में, वो इस आंदोलन से बहुत ही मतलब मजबूत हुई थी। और पहली बार जो है एक देश
के रूप में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया था? यह बहुत बात सही है कि अलग अलग राजाओं ने अपनी स्वार्थ को लेकर जी अंग्रेज़ों का प्रतिरोध किया जी और उस प्रतिकार में उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था को जन्म दिया जिससे जितने भी परिताड़ित थे, जी जितने भी उपेक्षित थे, जो ब्रिटिश सत्ता के विरोध में ब्रिटिश सत्ता अत्यधिक वो लोग से टैक्स जो वसूल रहा था और उनका जो राज का विलयन का जो पद्धति था, जी जिसकी औलाद नहीं होती थी, पुत्र नहीं होता था, उसको अपने राज में शामिल करके वे लोग चाहते थे कि अपना साम्राज्य का विस्तार आसानी से कर लें। यह 5 ऐसी नीति थी ब्रिटिश सरकार की जिससे सभी उत्तर भारत के जितने भी जमींदार थे या छोटे राजा थे या बड़े राजा थे, सबों को एक साथ अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप अंग्रेजों से प्रतिरोध करने के लिए विवश किया। जी उसका एक ही कारण था कि यह जो समग्र रूप से सभी नरेशों ने विरोध किया, उसके पीछे अंग्रेजों की जो कुटिल चाल थी और वह कुटिल चाल था उनके जो राज थे उसको ब्रिटिश सरकार में, ब्रिटिश राज में मिलाने का। और यह देखा जा रहा था कि अवध की बात करते हैं, इलाहाबाद की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा टैक्स उससे वसूल किया जाता था और उसको परिताड़ित करते करते यह स्थिति आ गई थी कि जब भी कोई ब्रिटिश आता था इंग्लैंड से तो सबसे पहले अवध की पहुंचता था, इसलिए पहुंचता था कि वहाँ इतनी अधिक फर्टाइल लैंड है, आज भी है, पहले भी थी, तो उससे इतना अधिक टैक्स लगा दिया जाता था कि राजा सरेंडर कर दे। लेकिन इतना कर्मठ था और इतना जीवट राजा थे कि कभी सरेंडर नहीं किया। अंततः हुआ जी, लेकिन उनको भी तो कहा गया कि मिसमैनेजमेंट आपका जो शासन आप नहीं चला सकते हैं, आपको मिला था। जी जी वे थक गए जी और मजबूर हो गए छोड़ने के लिए और उस तरह से उसका विलयन किया गया। यह विलयन को देखकर सभी उत्तर भारत के राजाओं ने क्रमशः, चूंकि अंग्रेजों की स्थिति 1857 में विरोध के कारण खराब होने लगी थी जी। एक समय ऐसा था कि 1 महीने तक पूरे उत्तर भारत में अंग्रेजों की सत्ता लगभग समाप्त हो गई थी। जैसे छोटनागपुर में हुआ था, झारखंड में हुआ था। उसी तरह हम लोग देते हैं कि मध्य प्रदेश के बहुत से क्षेत्र हैं, उसमें झांसी की रानी के क्षेत्र में जो था, इंदौर वगैरह में वैसे ही हुआ था। फिर हम लोग मेरठ का भी देख रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सा क्षेत्र था जो उत्तर भारत के राजाओं को मैंने ऐसा वातावरण दे दिया था कि सब संगठित जैसा दिख रहे थे, भले अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से लड़ रहे थे, लेकिन लगता था कि एक नया परिवेश आ गया है जिससे नई क्रांति की प्रस्फुटन हो रही है। वह क्रांति थी आज़ादी की लड़ाई की क्रांति जैसा महसूस होता है। भले इतिहासकारों के अनुसार वह विद्रोह है, हम सत्ता के विरोध में लड़ रहे हैं, सत्ता परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं, सत्ता परिवर्तन नहीं कर पाए, फलस्वरूप वह विरोध हुआ। यदि सत्ता परिवर्तन हो जाता, ब्रिटिश सरकार की अंत हो जाती तो क्रांति हो जाती। लेकिन वो अगर वो नहीं रहता, अगर वो पहली लड़ाई हम नहीं लड़ते तो शायद हम अभी 75 साल का जश्न नहीं मना रहे होते। लेकिन उस जश्न के में से पहले बहुत जो है उलाशें भी गिरी। आपको याद होगा कि कितने हजार लोगों को फांसी पे चढ़ा दिया गया था। कुछ बताइए कितना। और उसमें कई जगह तो कहा जाता है कि पैरों के ऊपर जो है ऐसे ही टांग के क्रांतिकारियों को टांग बता जी जी कि आज़ादी की लड़ाई में फांसी, चूंकि प्रारंभिक काल में अंग्रेजों ने अधिकार नहीं दिया था किसी कलेक्टर को कि फांसी दी जाए, देने का पावर दिया जाए। बड़ा मुश्किल से यहाँ कलेक्टर को फांसी देने के लिए आदेश लेना पड़ा। उसके बाद ही देखते हैं कि 1857 में फांसी देने की प्रक्रिया शुरू हुई। फांसी नहीं दी जाती थी, उसको कैद कर लिया जाता था, एक गोली मार दिया जाता था। लेकिन फांसी देने के पावर किसी कलेक्टर को नहीं था, जैसे डाल्टन को भी नहीं था। तो उस समय जितने भी आते थे उनको अधिकार नहीं था। अधिकार स्पेशल कलकत्ता कोर्ट से लिया गया, जो कलकत्ता में थे गवर्नर, उनसे लिया गया। उसके बाद ही फांसी देने की प्रक्रिया शुरू हुई। होता यह था कि जब हम लोग देखते हैं तिलका मांझी का आंदोलन शुरू हुआ तो निहत्थे लोगों को घसीट कर, घोड़े के पैर में बांधकर, पूंछ में बांधकर, घोड़े का स्तबल जो होता है उसे बांध के घसीट रहे हैं ना, उसके पास कोई वस्त्र है, फिर भी घसीटा जा रहा है। इसलिए ऐसा किया जाता था ताकि आने वाली पीढ़ी
अंग्रेजों का प्रतिरोध ना करें, ना करे, वो देखे, यह वो एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाता था। यही कारण था किसी को फांसी भी दी जाती थी, जब फांसी देने की उसकी परमिशन मिला तो फांसी भी दी जाती, तो सार्वजनिक स्थान में दिया जाता जी। और वो कहा जाता है कि जो अंतिम मुगल जिनको बहादुर शाह जफर, उनके बेटों की जिस तरह से हत्या हुई मतलब अंग्रेजों ने की, उसकी वजह से, और उनको जिस तरह से वहाँ से निष्कासित करके बर्मा ले जाया गया, तो रंगून ले गया, तो ये सब एक तरह से डराने के लिए ही था। जी बिल्कुल, डराने के लिए। बहादुर शाह जफर के तो बच्चों का सर काट कर उनको परोसा गया, ताकि इतना भय हो जाए व्याप्त चारों तरफ कि कोई फिर विरोध न कर पाए, क्योंकि उस वक्त बहादुर शाह जफर को मरकज का हेड बनाया गया था। एक तरह से यह राष्ट्रवादी आंदोलन बन गया जब बहादुर शाह जफर को नेता चुन लिया गया। तो नेता के ही बच्चों को काट कर टुकड़े करके उनके सामने परोसा जाए तो वो पूरी तरह से एक भय पसर जाएगा पूरे देश में, कि ताकि लोग कोई ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई बोले नहीं। जी। दिल्ली में यह घटना दिल्ली में घटी थी। और दिल्ली में जो आज भी हम लोग देखते हैं, दिल्ली का रोड में जो मीनारें बनी है, वहीं पर युद्ध हुआ था। उसी युद्ध के किनारे ही, उसी मीनार किनारे ही भीतर उनके बच्चों को लाकर रखा गया था, और वहीं पर उसको मार के फिर बहादुर शाह जाफर को ढक के, सर ढक के प्लेट में परोसा गया, गिफ्ट दिया गया। हाँ, वही परोसा गया था, ताकि आने वाले पीढ़ी यह महसूस करे कि अंग्रेजों मतलब निर्दयता कितनी अधिक होगी कि आप किसी एक राजा थे, मतलब अगर आंदोलन भी हो रहा था या जो लड़ाई हो रही थी, तो दिल्ली सल्तनत का एक राजा हुआ करते थे, भले ही वो छोटा ही था, अंतिम बादशाह उनको माना जाता था। इसलिए, और वह चाहते नहीं थे, फिर भी उस बुढ़ापे काल में भी यहाँ के स्वतंत्र प्रेमियों के लिए अपने को निछावर करने के लिए तैयार हुए। बहुत से ऐसे लोग थे जो दूर से सोचते थे, और यदि आज हम उनको याद करते हैं बहादुर शाह जाफर को, इसलिए कि उतना होते हुए, इतनी उम्र दराज होते हुए भी उन्होंने यहाँ के किसका साथ दिया? जो स्वतंत्र प्रेमी थे जी। भले वो मेरठ के छावनी के लोग, सैनिकों लोग हो, भले उनको जबरदस्ती किया गया हो, लेकिन मन में भावना आई कि हमको रहना है और इनका नेतृत्व करना है, इन सैनिकों का नेतृत्व करना है। आप उस समय संयुक्त बिहार हमारा इलाका था, आप बाबू कुंवर सिंह को देखिए, वो भी 80 साल की उम्र में लड़ रहे थे। अब बाबू कुंवर सिंह की बात आती है, तो बाबू कुंवर सिंह ने यह नई छापामार नीति की घोषणा की थी, और उसमें होता क्या था, अंग्रेज लड़ने के लिए एक साथ आते थे, छिप जाते थे, लेकिन दूसरे से लड़ाई कर देते थे, उससे परेशान थे। और उस समय जो सेना में लोग थे, ये झारखंड के बहुत से लोग थे। जी। जब चेरो आंदोलन हुआ, जब चेरो आंदोलन यहाँ शुरू हुआ, और वह चेरो लोग जो नेता लोग थे, जिस समय 1857 ईस्वी में 1 महीने तक 26 दिन तक रांची में यहाँ के जो आंदोलनकारी थे, जिन्होंने अंग्रेजों को भगाने का कोशिश किया था, और विश्वनाथ साहदेव का चल रहा था अधिकार, राजा के रूप में कोर्ट बन गई थी, कचहरी बन गई थी, कुछ लोग को दंड दिया जा रहा था, सेना में भर्ती का ऑर्डर कर दिया गया था। वैसे समय में भी चेरो राजा आकर, चेरो के लोग आकर यहाँ पर वाच कर रहे थे कि कैसे रांची में संघर्ष कर रहा है लोग, किस तरह से स्वतंत्र रूप से रह रहा है। यह जो भावना आई, फलस्वरूप उनके मन में एक प्रेरणा आई कि हम रांची के लोग कर सकते हैं, तो पलामू क्यों नहीं हो सकता है। इसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने पलामू के लोगों को जागृत किया, और वो स्वतंत्र अपना नेतृत्व किए। फलस्वरूप अंग्रेजों को यहाँ तो 1 साल चला विद्रोह, वहाँ 7 साल तक विद्रोह चला पलामू में, छापामार रूप में चलता रहा। और बहुत लोग तो कहता है उनको नहीं मारा गया, बहुत लोग कहता है मार के लेस्लीगंज जो छावनी है उसमें रखा गया, लेकिन कोई उसका एविडेंस अभी नहीं है। भले इतिहासकार लिखता है, लेकिन कोई रिकॉर्ड में अभी तक नहीं पाया। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव की चर्चा मथुरा जी ने कर दी है, आप थोड़ा उनके बारे में बताइए। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जी, इन्होंने जब झारखंड में जब 1857 की क्रांति की लहर फूटी, तो हजारीबाग के जो राजा थे शंभुनाथ सिंह, उनका डाल्टन के साथ काफ़ी अच्छा संबंध रहा है। उनका डाल्टन के साथ काफ़ी अच्छा संबंध रहने के कारण उन्होंने हमेशा से अंग्रेजों का समर्थन किया। तो उस समय क्या हुआ कि जब ये लोग आ रहे थे रांची में डंडा छावनी पर, जब उनको आक्रमण करना था, इसको अपने अधिकार में लेना था, हजारीबाग को अधिकार में लेना था, तो उस समय ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जी हजारीबाग को अपने अधिग्रहण में करना चाह रहे थे, क्योंकि अगर हजारीबाग के क्षेत्र को वो अपने कंट्रोल में कर लेते
तो वो घाटी का क्षेत्र जो था, जो रांची तक पहुंचता था, जी जी वो क्षेत्र पूरी तरह से अंग्रेजों के लिए बाधित हो जाता। तो इस समय उन्होंने टिकैतुराव से मदद मांगी कि आप अंग्रेजों को हजारीबाग में रोकें, उस घाटी में, चोटुपाल घाटी में आप उनको रोकें, ताकि जब हम अंग्रेजों पर आक्रमण करें तब अंग्रेज कहीं भाग ना पाए, क्योंकि वो घाटी का क्षेत्र था, वो जाने का कोई रास्ता नहीं था। और विश्वनाथ सहदेव जी के साथ साथ यहाँ आपके से एक भिखारी भी थे और घासी सिंह भी थे। ये लोग काफ़ी सारे लोग थे जो कि विश्वनाथ सहदेव का समर्थन कर रहे थे, और उनका समर्थन करने के बावजूद वो लोग पूरी तरह से समर्थ नहीं थे। और रामगढ़ कैंट पे भी उन लोगों का हाँ, सर, उसमें थोड़ा सा हम डिटेल बता देते जी, हैं। जब ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को यहाँ का सेनापति बनाया गया, जैसे भी बनाया गया सेनापति बनाया गया, और यहाँ के जो सैनिक लोग थे उन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध शुरू किया था। उसके लिए एक मजबूत आदमी चाहिए था। मजबूत आदमी के रूप में वही विश्वनाथ सहदेव मिले, और उसके साथ पांडे गणपत राय भी मिले। अभी दो लोग मिलके पूरे जो छावनी के लोग थे, सेना लोग थे, उन सेनों का नेतृत्व किया। और नेतृत्व का कई कारण था। वह कारण जो भी कारण रहा हो, और पूरे जब हम एक बात बताएं कि 26 दिनों तक इनका शासन तक चला, उस समय इन्होंने बहुत कुछ तैयारी की थी। एक बात सबसे महत्वपूर्ण थी कि इन्होंने सैनिकों की नियुक्ति शुरू कर दी थी जी। सबसे महत्वपूर्ण बात उस समय। तो उसके कारण भी, और जब भी बताया कि रामगढ़ घाटी, चूटूपाली घाटी, और फिर रामगढ़ जेल या फिर हजारीबाग जेल, तो यह अलग अलग प्रक्रिया है जिसमें कि थोड़ा समस्या आती रहती थी। सबसे पहले स्वतंत्र रूप से शासन करने घटवार की नियुक्ति होती थी जी। घटवार मतलब वह घाट जहाँ से रांची आया जाता था। रांची ऊंचे स्थानों पर अवस्थित है, और रांची के चारों ओर घाट है। जी। और घाट मतलब जब मैदानी भाग से हम ऊपर आते हैं तो चढ़ाई करने की जो पहाड़ी इलाका उसको घाट कहते हैं। घाट कहते हैं। उस घाट की रखवाली के लिए अलग सभी क्षेत्र में घटवार को रखा गया था, ताकि घटवार के साथ उनकी मदद के लिए वहाँ आदमी भी थे। जी। जमींदारों की आदमी थी, सेना नहीं थी, चूंकि इनकी अपनी सेना नहीं थी, लेकिन वही आदमी थे जो उनको मदद करते थे। और उसी घटवार के फलस्वरूप उनकी रक्षा करने के लिए जब जाना गया कि यहाँ पर लोग 26 दिन के बाद उनको पता चला कि इनकी स्वतंत्र चल रही है प्रशासन, तो उन्होंने एक कूटनीतिक चाल चली। कूटनीतिक चाल यह चली कि जिस समय यहाँ आज़ादी मिली थी और हजारीबाग के जेल को खोल दिया गया था, उस समय छत्तीसगढ़ के भी कुछ बंदी थे जो चले गए थे मिल के। वो चाहते थे कि हम रांची माँ के मिले विश्वनाथ सहदेव से, लेकिन नहीं मिल पाए। उनको अंग्रेजों ने किनारे किनारे ले जाकर सिरघाटे होते हुए और छत्तीसगढ़ भेज दिया गया। तो इस तरह से एक विंग को कमज़ोर किया गया। जो लोग लगभग 1500 लोग थे, 1500 लोग आते जेल से छूट के, इन्हीं मदद करते, लेकिन वह नहीं हो पाया। और अंग्रेज़ों की सेना यहाँ चाह रही थी किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाए। जब ये स्वतंत्र हो गए, अब 26 दिन तक की शासन चला, तो वो चाहते थे कैसे कंट्रोल किया जाए। उसके लिए एक तैयारी की गई और अलग अलग बटालियन को डिप्लॉय किया गया। फलस्वरूप उन्होंने 3 क्षेत्रों से, पहले चूटूपाली क्षेत्र, दूसरा हम लोग देखते पिठोरिया क्षेत्र। पिठोरिया घाट में भी उनका एक आदमी था, जमींदार थे, जगत सेठ जी जी ना, वो थे। वह अंग्रेज़ों का बहुत खास थे। जो भी घटनाएं घटती थी वह सारा न्यूज़ उनको देते थे। किधर से आना है, किधर कमज़ोर रास्ता है, कौन सा घाट में रास्ता बनाया जा सकता, ये सारी जानकारी उनको दी जाती थी। फलस्वरूप उनको भी जगत सिंह को भी कई तरह से छेकने का प्रयास किया गया, लेकिन वह पिट्ठू थे। हमारे रातू महाराज भी थे, वह वेट एंड वॉच की पॉलिसी में थे। रातू महाराज ने इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, वेट एंड वॉच की पॉलिसी में थे। जो उसके अंदर ही यह जो हम लोग बड़कागढ़ स्टेट देख रहे हैं या पांडे गणपत राय देख रहे हैं, उनके अंदर ही थे। तो वे लोग सब विरोध किए, लेकिन इन्होंने देखा कि यदि स्थिति बदल जाती है, इनकी स्थिति बदल सकती थी यदि अंग्रेज हार जाते। यदि हम लोग चूटूपाली घाटों में आने देते या पिठोरिया घाट से नहीं ऊपर आने देते, और इनकी जो प्लान थी स्ट्रैटेजिक जो था, जिसको प्लान कहते हैं युद्ध के लिए, वह प्लान इन्होंने बनाया था हजारीबाग जाने के लिए। लेकिन उसमें कुछ आपसी कुछ विवाद हुआ सैनिकों के बीच। उस विवाद के कारण उनकी रास्ता चेंज हो गई।
क्योंकि वो जीटी रोड का महत्वपूर्ण इलाका भी था, तो उस पर भी कब्जे की बताया बात जा रहा होती है कि सबसे पहले वहां से जब निकले जी। तो बरियातू में रहे 3 दिन। जी, कितना दूर है? धुरवा से चल के हाँ, बरियातू में बरियातू बस्ती में रहे। जी। इसके बाद आगे बढ़े तो इधर चले गए, फिर उमेरडंडा के पास रुके। अच्छा, तो उमेरडंडा जाने के लिए जो रास्ता था वो तो जंगल झाड़ था, पहाड़ी था, उसमें हम उनको ले जाना था, जो तोप था उसको ले जाना था। समस्या थी, बैलगाड़ी थी, और पांडे गणपत राय को दिया गया था जिम्मा कि कम से कम अधिक से अधिक हमको अस्त्र शस्त्र वाले लोग चाहिए, कूली चाहिए, सामान ले जाने वाले चाहिए। तो लगभग बहुत मेहनत के बाद भी उतनी संख्या नहीं जुटा पाए जितना जुटाना था। फलस्वरूप थोड़ा सा विंग कमजोर हुआ, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक था उसमें अचानक परिवर्तन ने उन लोग की सारी जो प्लान था वह फेल हुआ जी। अगर वह हजारीबाग को कूच करते तो वह ज़्यादा संभावना था कि आराम से रामगढ़ पहुंच जाते, और रामगढ़ से आगे जाकर हजारीबाग में वो लोग युद्ध करते तो हो सकता है परिणाम बदल जाते। लेकिन ये अकेले गए और उनकी 4 रेजिमेंट लगी, मतलब थोड़ा सा बिखरा हुआ। हाँ, क्योंकि आपसी मतभेद, सूचना का भी प्रसार सही तरीके से नहीं हुआ कि जैसे समय पर जो सूचना पहुंचनी चाहिए थी कि हमारी युद्ध नीति क्या रहेगी या फिर छापामार नीति क्या रहेगी, वो सही सा तरीके से जो विभिन्न गुट थे उनके आपस में नहीं हुआ, जिसके कारण भी यहाँ पे गुटों की बात अलग है। यहाँ की पूरा डोंडा छावनी गई ना, डोंडा छावनी के साथ कोई गुट नहीं मिला। गुट क्या था कि उसमें जो सेना थे, सेना में अलग अलग लोग थे, उनमें जो कमेटी बनाई गई थी, वो कमेटी के मुखिया थे हम लोग विश्वनाथ सहदेव जी, सेनापति थे। इनका कहना ये है कि हम समझ गए, हम उसमें डिटेल जाने थोड़ा सा जी 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 बताएं। हाँ, तो उसमें उस जो आपसी जो था उसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट आने के बाद ही यह परिणाम आया, और यदि वह हजारीबाग जाते तो परिणाम बदल सकता। और इसमें घाटी थी, फिर आगे जाकर देखते हैं कि उमेरडंडा के पास, फिर आगे जाकर देखते हैं चतरा के पास कितना बार उनको एक पांडे ने, एक पंडित ने उनको घुमाया और फलस्वरूप उनकी स्थिति खराब हो गई। मतलब उनकी रणनीतिक चूक थी। लेकिन एक चीज़ है आलम जी, जो हम इतना सुनते हैं, अभी डॉक्टर मथुरा उस्तादी बता रहे थे, आप भी बता रही थी, बबीता जी भी बता रही थी, लेकिन इतनी बातें हमारे जनरेशन के लोगों को इतिहास की किताबें पढ़ने को नहीं मिली, आगे बच्चों को पढ़ने को मिली। इसके लिए कुछ काम होना चाहिए। झारखंड, खासतौर झारखंड से जुड़े हुए जो तथ्य हैं। 1 मिनट हम उसमें समय लेंगे। जी, क्योंकि बस 2 मिनट का ही वक्त है। बस शॉर्ट में उस पर पांडे गणपत राय पर भी किताब लिखी है, विश्वनाथ सहदेव पर भी किताब लिखी है, और सब आर्काइव, वेस्ट बंगाल आर्काइव सारा डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पर बेस्ड किताब लिखी है। तो क्या, लेकिन ये कोर्स में है क्या अभी? हाँ, अभी कोर्स में भी है। अभी रांची यूनिवर्सिटी और ICHR के तहत इस पर नेशनल सेमिनार्स भी हो रहे हैं, 2 हो चुके हैं। झारखंड के 1857 के आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड के महानायक और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड की महानायिकाएं, अभी 2 और नेशनल सेमिनार्स इसमें बाकी हैं, जिसमें साधु संत लोगों के भी योगदान जो स्वतंत्रता संग्राम में रहा है उसकी पूरी विवेचना की जाएगी। ये पूरी तरह से सोर्स पर डिपेंड है, और पूरी तरह से प्रत्यक्ष रूप पे बिना किसी भेदभाव के या फिर पहले से बायस के बिना इस पर काम किया जा रहा है। झारखंड में जो यहाँ के शहीदों पर जो आंदोलन हुआ, शहीदों पर जो किताबें लिखी जा रही हैं, या शहीदों पर जो सेमिनार हो रहा है, इसके पूर्व भी बहुत सारे सेमिनार हो चुके हैं। यह लगातार प्रक्रिया चलते रहती है। आपका इस पे क्या कमेंट? जाते यह सर्वविदित है कि झारखंड एक समृद्ध राज्य रहा है, हर मामले में समृद्ध रहा है। खान का मामला हो या व्यक्तित्व का मामला हो या बलिदान देने का मामला हो, इसके बावजूद झारखंड अपेक्षित रहा है और इतिहास उपेक्षित रहा है, और इतिहास का पुनर्लेखन होना चाहिए। आप भी मानती हैं? इतिहास लेखन के मामले में उपेक्षित रहा है। और एक बात बोलना चाहूंगी सर, और वैसा क्षेत्र जहां पर इतिहास लेखन के मामले में कमी है, वैसे क्षेत्र के लिए लोक साहित्य एक बहुत बड़ा सहारा बनता है। बहुत बढ़िया बात आपने कही। तो इतिहास का पुनर्लेखन बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे वीर हैं जिनके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं मिलती है, केवल लोक कथाओं के अलावा। हम तमाम जिन लोग नमन करते हैं उनको, जिनका हमने नाम लिया अभी, और उनका भी हम नमन करते हैं जिनका नाम नहीं लिया या इतिहास की किताबों में उनका नाम नहीं है, लेकिन उनका योगदान इससे कहीं ज़्यादा था। आप तीनों हमारे स्टूडियो में आए, कार्यक्रम में हिस्सा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी टीम को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।